नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंडियन इकोनॉमी का सेशन ले रहा हूँ और इंडियन इकोनॉमी का सेशन लेने से पहले मैं सिलेबस का डिस्कशन किया था और डिस्कशन में ये कहा था कि मैं सिलेबस के अनुरूप ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं सिलेबस के अनुरूप इसलिए पढ़ाऊँगा कि बिना सिलेबस का पता होना पढ़ना अपने आप में पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ठीक, क्योंकि सिलेबस पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो उसी सिलेबस में से हम लोगों ने कल एक टॉपिक लिया था राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बातें हम लोगों ने कर लिया था और राष्ट्रीय आय में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग आज से कवर करेंगे। जो सब टॉपिक्स में पहला टॉपिक है वो जीडीपी का है। जैसे आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नहीं, उसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब इसकी अवधारणा क्या होता है तो यहाँ पे देखिए, एक देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को हम जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है घरेलू सीमा, ये है। तो घरेलू सीमा में अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, वैसे मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक, थोड़ी देर में। और एक टर्म आ रहा है आपको उत्पादित और एक टर्म आ रहा है आप लोगों को अंतिम। ये घरेलू सीमा, उत्पादित और अंतिम का क्या मतलब है मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, तो देखिए पहले घरेलू सीमा समझिए फिर से। ठीक, ये एक मान लीजिए कि भारत है, ये सारे भारत की घरेलू सीमा तो है ही। यहाँ मान लीजिए कि बहुत सारे कंट्री है वर्ल्ड के, ए बी सी। भारत के बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हो गए या राजदूत हो गए, विदेशों में काम करते हैं। तो एक भारत के मान लीजिए कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये एक्स है, वाई जगह है, ये जेड जगह है। ठीक, तो इस सारे जगहों को भी हम शामिल करते हैं अपने घरेलू सीमा के अंतर्गत। ठीक, और यहाँ जितने सारे उत्पादन होंगे यहाँ पे जैसे चाय बनेंगे वो भी उत्पादन है। ठीक, तो ये सारे उत्पादन को हम जीडीपी में शामिल करेंगे क्योंकि हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बांग्लादेश के कुछ गांव हैं जो हमारे देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो घरेलू सीमा से आप लोग परिचित हो गए होंगे। अब यहाँ पे एक टर्म है उत्पादित। उत्पादित का मतलब है कि जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसमें किसका योगदान है। तो उत्पादन होने में हमारे देश के सामान्य निवासियों का तो योगदान है ही, लेकिन बहुत सारे जो विदेशी कंपनी हमारे देश में काम करते हैं और उनका भी संसाधन यहाँ पे लगता है। तो घरेलू सीमा के अंदर चाहे वो विदेशी साधनों का उपयोग करके ही उत्पादन क्यों ना हो या विदेशी निवासियों द्वारा ही उत्पादन क्यों ना हो, उस सबको हम शामिल करेंगे कहाँ, जीडीपी में। यह है उत्पादित का मतलब। ठीक, अब यहाँ पे अंतिम वस्तु और सेवा को शामिल करते हैं। ठीक, अब अंतिम वस्तु होता क्या है तो देखिए, ऐसा वस्तु जो एक बार बन के तैयार हो गया उसका मॉडिफिकेशन ना हो, या कोई ऐसा वस्तु जो अपने अंतिम स्टेज पे पहुंच गया वहां से उसका मॉडिफिकेशन ना हो। ठीक, तो ये होता है अंतिम वस्तु। तो ऐसे वस्तु को हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि दोहरी गणना ना हो। दोहरी गणना से क्या होगा कि मूल्य बढ़ जाएगा वस्तु और सेवा का, जिससे महंगाई आ जाएगी। ठीक, और एक्चुअल में तो उत्पादन होगा ही नहीं, सिर्फ मूल्य बढ़ने से ही वस्तु की कीमत बढ़ जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग जीवीए का प्रयोग करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कि कितना वैल्यू ऐड हुआ कोई सामान निर्माण करने में, कि सामान को उत्पादन करने में, उतना वैल्यू को ऐड करते जा करके अंत में हम लोग मूल्य निकाल लेते हैं। ये अंतिम वस्तु और सेवा की अवधारणा थी। ठीक, अब देखिए ये समझ चुके हैं घरेलू सीमा, मैं समझा दिया आप लोगों को। और उत्पादन के बाद उत्पादित को मैं समझाया था कि चाहे उस उत्पादन में विदेशी संसाधनों का ही उपयोग क्यों ना हुआ हो, चाहे विदेशी निवासियों द्वारा ही क्यों ना किया गया हो उत्पादन। ठीक, लेकिन घरेलू सीमा में होना चाहिए, सबको जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो केवल अंतिम और वस्तुओं और सेवाओं को हम क्यों शामिल करते हैं ये भी आप लोगों को हमने बता दिया। अब एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए मान लें कि ये गेहूं है, ये 10 रुपए का आया है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ के टर्म का भूल जाइए, खेती हुआ, किसान उपजाया, ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ। चलिए ये 10 रुपए का यहाँ तक गेहूं पहुंचा। ये आटा बना तो 12 रुपए का हो गया। अब ब्रेड बना तो ये 22 रुपए का हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये 10, 12, 22 हो जा रहा है, मतलब इसको भी जोड़ ले रहे हैं और यहाँ पे दो टर्म 10 + 2 को भी जोड़ ले रहे हैं। तो क्या वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, +2 का। ठीक, तो इससे हमारी कीमत बढ़ जा रही है। तो सिर्फ हम वैल्यू एडिशन को ही जोड़ते हैं क्योंकि हमारी कीमत नियंत्रण रहे और स्थिरीकरण रहे कीमत में। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम यहाँ गए
तो प्लस 2 रुपए का हुआ, यहाँ से यहाँ गया प्लस 8 रुपए का, तो ब्रेड 20 रुपए का मिला, लेकिन यहाँ पे मिल रहा था 22 रुपए का। 22 रुपए उसकी कीमत इसलिए हो जा रही थी क्योंकि दोहरी गणना हो जा रही थी। देखिए दोहरी गणना यहाँ 10 रुपए का हो गया था, फिर 10 रुपए का यहाँ हो गया था दोहरी गणना, ठीक, इसलिए कीमत 2 रुपए बढ़ जा रही थी एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसीलिए यूएनओ एक संस्था है, वैश्विक स्तर पर संस्था है, उन्होंने एक मानक 2008 में निर्धारित किया था। उस मानक को चलिए देख लेते हैं हम लोग। उस मानक का नाम था सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, और सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में ये कहा गया था कि हम लोग जो जीडीपी का गणना करेंगे वो जीवीए के आधार पर करेंगे। जो जीवीए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, वस्तु उत्पादन करते समय। लेकिन हम लोग 2008 में इसको ना अपना करके 2015 में अपनाया। उसके पीछे बहुत सारा कारण है, मैं कभी डिस्कस कर दूंगा आपके समक्ष इस बात पे, ठीक है। अब देखिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी मैं ऐड करते चलता हूँ। तो देखिए यहाँ जीडीपी की अवधारणा पढ़ाया, तो 21-22 में एक एनएसओ संस्था है सरकारी, उस संस्था के अनुसार 147 लाख करोड़ हमारा जीडीपी था। लेकिन ये जीडीपी प्रोविजनल जीडीपी था, प्रोविजनल एस्टिमेट था। देखिए प्रोविजनल होता क्या है, तो आर्थिक समीक्षा जब आप लोग देखिएगा उसमें प्रोविजनल होता है, रिवाइज होता है, फाइनल एस्टिमेट होता है, ये 3 एस्टिमेट होता है, अनुमान लगाया जाता है, ठीक, उससे संबंधित था ये। लेकिन 23 में एनएसओ ने क्या बोला है कि 23 में जो हमारा जीडीपी रहने वाला है वो 157.60 लाख करोड़ रहने वाला है, ठीक। लेकिन ये जीडीपी जो होगा 23 का, वो 2011-12 बेस ईयर के आधार पे होगा, ठीक। अब बेस ईयर यानी आधार वर्ष क्या होता है ये पता नहीं होगा आप लोगों को शायद, तो मैं अगले वीडियो में जब टॉपिक आएगा इससे संबंधित तो मैं वहां पर डिस्कस कर दूंगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक। तो दोस्तों हम लोग जीडीपी पढ़ लिए और फिर हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं जीएनपी, ठीक, क्योंकि जीडीपी के बाद हम लोग जीएनपी पढ़ेंगे तो जीएनपी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जीएनपी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। अब जीडीपी में हम कुछ जोड़ देते हैं तो हम लोग को जीएनपी मिलता है, ठीक। बेसिकली जीएनपी कुछ होता नहीं है, एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब जीडीपी में क्या जोड़ रहे हैं, इसी जोड़ को समझना है हम लोगों को। जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड एब्रोड, हिंदी क्या है, विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। अब ये विदेशों में अर्जित निवल साधन एक्चुअल में हम लोग को समझना है ये क्या है, यही समझ लेंगे अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मान लिया कि ये भारत है, ये कोई विदेश का अदर कंट्री है। तो आप लोगों को बताया था जीडीपी में कि विदेशी कंपनी भी इंडिया में काम करती है। मान लीजिए कि विदेशी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है XYZ, और ये मान लो यूएसए है, तो भारतीय कंपनी यहाँ पे ABC काम कर रही है, ये भारतीय कंपनी है, ठीक। ये भारतीय कंपनी जो काम कर रही है, यहाँ उत्पादन हो रहा है, इस उत्पादन का जो मूल्य है मतलब जीडीपी है, उसको हम क्या करेंगे अपने में जोड़ लेंगे, और जो विदेशी कंपनियां थी ये XYZ, इसको अपने में से घटा देंगे, तो कुछ हम लोगों को वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी, मान लो X वैल्यू मिली, यही X क्या है, विदेशों में अर्जित निवल साधन आए हैं। बस आप लोगों को जीएनपी समझ आ गया होगा, तो रिकैप कर लो एक बार कि जीएनपी क्या है। जीएनपी कुछ नहीं है, जीडीपी में हम लोग विदेशों में अर्जित निवल साधन आय को जोड़ देते हैं तो जीएनपी मिल जाता है, ठीक। तो आप लोगों को जीडीपी और जीएनपी समझ आ गया होगा। आगे की अवधारणा हम कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे, ठीक। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।